गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक की आपकी फर्स्ट यूनिट है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं संक्रमण धातु संकुल, उसमें मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग किस तरह की होती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या संक्रमण धातु संकुलों में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग क्या होती है। ये हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। ठीक है, अब इसके अंदर पहला जो आपका टॉपिक है, हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, सिर्फ बॉन्डिंग पढ़नी है, बंधन पढ़ना है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग किस तरह की होती है। ठीक है, उस बॉन्डिंग के लिए कौन कौन से थ्योरी काम में आती है। ठीक है, मेटल लिगेंड की जो बॉन्डिंग होती है, जो बंध बनते हैं, उसके लिए कौन कौन सी थ्योरी हम काम में लेते हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज है हमारी, जो सिलेबस के अंदर थ्योरी है वो वैलेंस बैंड थ्योरी है। वैलेंस बैंड थ्योरी की लिमिटेशंस भी है साथ में। ठीक है, तो अगर आपको मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पढ़नी है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग पढ़नी है, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड किस तरह के होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, उसके अंदर किस तरह की मैकेनिज्म होती है, किस तरह से वो बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी 4 थ्योरीज हैं हमारी टोटल। ठीक है, 4 थ्योरीज हैं। इन 4 थ्योरीज में जो सबसे पुरानी थ्योरी है या सबसे पहले जो खोजी गई थ्योरी थी वो कौन सी थी, वो वैलेंस बैंड थ्योरी थी। ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी जो किसने दी थी, पोलिंग ने दी थी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, संयोजकता बंध सिद्धांत। सबसे प्राचीन या सबसे पहले वाली जो बॉन्डिंग की थ्योरी थी, बंधन की जो का सिद्धांत था, वो कौन सा था, संयोजकता बंध सिद्धांत। ये संयोजकता बंध सिद्धांत को हम शॉर्ट में वीबीटी से भी लिखते हैं। ठीक है, जो किसने दी थी, पोलिंग ने दी थी। जो सबसे पहले, पोलिंग की स्पेलिंग है PAULING, पोलिंग ने दी थी। ठीक है, उसके बाद में पोलिंग की जो थ्योरी है, वैलेंस बैंड थ्योरी, ये क्या बताती है कि आपका जो बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, धातु और लिगेंड के बीच में जो ये बंध बनता है, ये बंध किससे बनता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनता है, यानी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनता है। तो संयोजकता कोश में ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करते हैं, ये किस तरह से लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसको डिटेल में उसने अपने अकॉर्डिंग उसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद में इनकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आई सेकेंड थ्योरी, जो कौन सी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो कि काफी पॉपुलर है। ठीक है, काफी जगह ये काम में आता है। मेन जो आपका मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, मेटल धातु लिगेंड का जो संकुल है, उन संकुलों के अंदर संकुलन की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो निकालने के लिए यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत काम में आती है। इसको शॉर्ट में CFT से लिखा जाता है। ठीक है, अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये दी थी बेथे और वॉन ब्लैंक ने। ठीक है, किसने दी थी, बेथे एंड वॉन ब्लैंक ने। ठीक है, इस थ्योरी पे भी कुछ लिमिटेशंस थे। ठीक है, कुछ कमियां थी। तो इसके बाद में हमारी, उसके बाद में थर्ड जो थ्योरी आई वो थी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे किसने दिया था, मुलिकन ने दिया था। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या जिसे हम शॉर्ट में MOT कहते हैं, ये किसने दिया था, मुलिकन ने दिया था। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सी थ्योरी आई थी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, MOT, जिसे किसने दिया था, मुलिकन ने दिया था। और लास्ट जो लेटेस्ट थ्योरी है मेटल और लिगेंड बंधन की, वो है लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, या इसे हम क्या कहते हैं, LFT कहते हैं। फोर्थ जो है वो कौन सी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी।
या इसे LFT से लिखा जाता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी को। और ये किसने दी थी? ऑर्गेल ने। ठीक है, ये किसने दी थी? ऑर्गेल ने। तो जितने भी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है उसमें बॉन्डिंग हम कहाँ से पढ़ते हैं? वैलेंस बैंड थ्योरी से पढ़ते हैं कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं। ठीक है, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसका मेन जो इंपॉर्टेंट चीज जो हम यूज करते हैं अभी भी, वो क्या है? CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र की स्थायित्व की ऊर्जा क्या होती है, हमें उसे कैसे निकालते हैं, उसके बेस पे हमें पता चलता है कि कौन सा आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल बनता है, कौन सा कम स्टेबल बनता है। उसके बाद में जो एमओटी आई, इस एमओटी से हम उनका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं कि उसकी ज्योमेट्री जो होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, किसी भी संकुल की, वो किस तरह की होगी, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमने ली है। ठीक है, और लास्ट जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है, जिसके अंदर मेन हम क्या यूज करते हैं? ऑर्गल डायग्राम्स यूज करते हैं। ऑर्गल के डायग्राम जो ये बताता है कि अगर आपका डी ऑर्बिटल, हम ट्रांजिशन मेटल थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल है, संक्रमण धातुएं हैं, तो संक्रमण धातुओं में क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वो डी ऑर्बिटल्स कितने भरे हुए हैं, कितने खाली है, उसके बेस पर उसकी एनर्जी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम स्प्लिटिंग करते हैं उन ऑर्बिटल्स के बीच में कि वो किस तरह से होती है। ये ऑर्गल डायग्राम से हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वहां पे कितने टाइप का हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर यहाँ पे बन सकते हैं, ये ऑर्गल डायग्राम से पता चलता है। तो चारों की चारों थ्योरी है वो किसके लिए है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के लिए है, धातु लिगेंड बंधन के लिए है। ठीक है, ये सबसे पुरानी है वैलेंस बैंड थ्योरी, और सबसे लेटेस्ट थ्योरी है आपकी लिगेंड फील्ड थ्योरी जो ऑर्गेल ने दी है। लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आज भी यूज करते हैं। वैलेंस बैंड थ्योरी में हम यूज करते हैं क्या? कि संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन ही, या संयोजकता कोश कक्षक जो है वो ही भाग लेते हैं इसके अंदर बॉन्ड बनाने में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में CFSE का यूज करते हैं हम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री या ज्यामिति किस तरह की होती है। और लिगेंड फील्ड थ्योरी जो लेटेस्ट है उसके अंदर हम ऑर्गल डायग्राम, यानी अगर हमारे पास बंध जो बन रहा है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, यानी वैलेंस संयोजकता कोश की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उससे बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। वो स्प्लिटिंग कितने पार्ट्स में होगी, वो किस पे बेस्ड होती है? इन ट्रांजिशन मेटल्स के डी ऑर्बिटल पे बेस्ड होती है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चारों थ्योरी है आपके सिलेबस के अंदर। सबसे पहले है वैलेंस बैंड थ्योरी क्या होती है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वैलेंस बैंड थ्योरी है, वैलेंस बैंड थ्योरी क्या बताती है कि आपके जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है, धातु और लिगेंड का बंध बनता है, वो किसके कारण बनता है? संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों के कारण बनता है, या फिर खाली संयोजकता कोश के कक्षकों के कारण बनता है। ये बताता है कौन? वैलेंस बैंड थ्योरी। तो वैलेंस बैंड थ्योरी जो है उसकी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसकी लिमिटेशंस देखेंगे कि इसकी कमियां क्या है, सीमाएं क्या है, और उसके बाद में हम नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपका सिलेबस का पॉइंट है वो है वैलेंस बैंड थ्योरी क्या है। ठीक है, टोटल आपकी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में 4 तरह की थ्योरी है। कौन कौन सी है? बीबीटी है, CFT है, MOT है, और LFT है। ठीक है, सबसे पहली, ये सबसे पुरानी जो थ्योरी है वो कौन सी है जो सबसे ज्यादा वाइड है? वो है वैलेंस बैंड थ्योरी। किसने दी थी? पोलिंग ने दी थी, 1931 में दी थी। ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, वैलेंस बैंड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया था? पोलिंग ने दिया था। संयोजकता बंध सिद्धांत पोलिंग ने दिया था 1931 में। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई भी संकुल बन रहा है, धातु संकुल, तो वो किस तरह से बनता है, उसके संयोजकता कोश किस तरह से काम में आते हैं, वैलेंस शेल किस तरह से काम में आते हैं, ये बताया था पोलिंग ने, और ये 1931 में दी गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मेन मेन पॉइंट देखने हैं कि वैलेंस बैंड थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है आपका, अच्छा वैलेंस बैंड थ्योरी है क्या?
वैलेंस बैंड थ्योरी ये बताता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब जटिल यौगिक किस तरह से बनता है, उसके बीच में बंधन किस तरह का होता है। ठीक, तो पहला जो इसका पॉइंट है या इसके सिद्धांत की जो पहली बात है वो क्या है कि धातु आयन जो है, इस सिद्धांत में हमें ज्यादातर क्या पता चलता है कि जो धातु आयन है वो मूल अवस्था में उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, ठीक है, उसमें बंध का प्रकार क्या है, उस यौगिक की ज्योमेट्री क्या है, ज्यामिति क्या है, और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, चुंबकीय गुणधर्म क्या है, ये यहाँ पे पता चलता है किसमें, वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर। ठीक है, यानी इस पहले पॉइंट में क्या है कि जो वैलेंस बैंड थ्योरी है उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें स्टडी की है। ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर हम क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, एक तो हम बता सकते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है उस मेटल की, यानी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर किस टाइप के बॉन्ड है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बंध के प्रकार, बंध के प्रकार का मतलब क्या है। अच्छा, इसमें देखो ये एक तो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वैलेंस बैंड थ्योरी सबसे पहले क्या फाइंड आउट करती है कि कोई भी अगर हम मेटल ले रहे हैं तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसके पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, खाली कक्षक है। ठीक है, वो खाली कक्षक जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे, लिगेंड से लेंगे। तो हम लिगेंड को देखते हैं कि लिगेंड के पास आपके एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, यानी लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं दे सकता, तो वो मेटल के कौन से ऑर्बिटल के अंदर लाके इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, सेकंड ये क्या बताता है कि इसमें बंध के प्रकार क्या है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरह का बंध बनता है ये यहाँ पे बताया जाता है। किस तरह का बंध बनता है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जब भी होती है तो हमेशा क्या होता है, हमेशा लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन आधिक्य में होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको, मेटल को। ठीक है, क्या होता है, हमेशा लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, मेटल के खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन लिगेंड देता है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना ये किस तरह का बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, तो ये बताता है कि मेटल लिगेंड के बीच में बंध कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो पहला आपका कौन सा होगा, उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो किससे बनता है, जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को। इसके अलावा यहाँ पर एक तरह का और बॉन्ड होता है जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड को। ठीक है, जब क्या होता है, ऐसा हम कोई मेटल लेते हैं जिसके पास डी ऑर्बिटल लगभग भरा हुआ होता है। ठीक है, अब उसमें अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, धातु का संकुल बन रहा है, उसकी स्थायित्व के लिए ये मेटल जो है वापस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड के खाली ऑर्बिटल्स में। ठीक है, कहाँ पे देता है, लिगेंड के खाली ऑर्बिटल में। लिगेंड के पास डी पाई इलेक्ट्रॉन खाली भी हो सकता, कक्षक भी खाली हो सकता है, पी पाई भी खाली हो सकता है। तो जो भी एम्प्टी ऑर्बिटल है लिगेंड का, उसके अंदर मेटल अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भी क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, मेटल है टू लिगेंड, यानी ये क्या है, उल्टा बंध बन रहा है। इसको बोला जाता है बैक पाई बॉन्डिंग, यानी पश्च बंधन यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पश्च बंधन बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग, पश्च पाई बंध बनता है। तो यहाँ पर मेटल के अंदर दो, सॉरी, मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, धातु संकुलों के अंदर दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक मेटल, सॉरी, लिगेंड टू मेटल, और एक होता है मेटल टू लिगेंड। एक सिंपल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है और एक होता है बैक पाई बॉन्डिंग या पश्च पाई बंधन होता है। तो ये बताता है कौन, वीबीटी या फिर संयोजकता बंध सिद्धांत बताता है कि इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये बनता है। इसके अलावा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स
ये क्या बताता है? जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों की ज्यामिति के बारे में बताता है। अब संकुलों की ज्यामिति मतलब क्या है? ज्यामिति मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जहां पे बॉन्ड बना किसके बीच में? मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल और लेगेंड के फुली पैक्ड ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड के बनने के बाद में ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर क्या है, ज्यामिति क्या है, वो किस तरह से की ज्यामिति शो करता है, किस तरह की वो संरचना शो करता है, ये भी कौन बताता है? वीबीटी बताता है। कैसे बताएगा? ये बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या के नंबर के आधार पर ये बताता है कि उसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति किस तरह की है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो मेटल है, मेटल के पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, कितने खाली कक्षक है, वो खाली कक्षक बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? लिगेंड के साथ। तो जितने खाली कक्षक है उतने ही बॉन्ड बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ लिगेंड के साथ। तो वो उसकी मेटल की क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, सहसंयोजन संख्या होती है। और उसी के बेस पर उसकी ज्यामिति निर्धारित होती है, ज्योमेट्री निर्धारित होती है कि अगर किसी मेटल के पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, उपसंयोजन संख्या जो है वो 6 है, यानी मेटल के पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, 6 खाली कक्षक है, तो वो अष्टफलकीय ज्यामिति शो करता है, उसके साथ 6 लिगेंड आके जुड़ते हैं। ठीक है, इसी के अलावा अगर ये डिपेंड, इसके साथ में ये डिपेंड करता है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण किस तरह का होता है। तो संकरण अगर हमारे पास D2sp3 है तो अष्टफलकीय संरचना बनती है, sp3D2 है तो भी अष्टफलकीय संरचना बनती है। लेकिन अगर हमारे पास मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, यानी एक मेटल के पास 4 खाली कक्षक है, डी कक्षक है, डी, एस और पी, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 अगर खाली कक्षक है मेटल के पास तो वो 4 लिगेंड के साथ जुड़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 है। उसका संकरण अगर DsP2 है तो वो वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री दिखाता है, यानी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाता है। लेकिन अगर उसके पास sp3 उसकी अगर स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ भी क्या है, 4 ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, इसकी ज्यामिति या इसकी संरचना जो होती है वो क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय हो जाती है। तो ये ज्योमेट्री भी हमें कौन बताता है? वैलेंस बैंड थ्योरी बताती है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, उसका चुंबकीय गुणधर्म क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुणधर्म क्या है उस कॉम्प्लेक्स का या फिर उस धातु मेटल का? ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है वैलेंस बैंड थ्योरी का? वैलेंस बैंड थ्योरी क्या कहती है, किसने दी थी? पॉलिंग ने दी थी, 1931 में दी थी। क्या कहता है कि अगर कोई भी धातु और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, जटिल यौगिक बनता है, तो वीबीटी जो है, वैलेंस बैंड थ्योरी जो है, वो क्या बताती है कि उस मेटल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसमें मेटल लिगेंड के बीच में कितने तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, उसका बंधन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं मेटल लिगेंड की उनकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी संरचना क्या है या ज्यामिति क्या है, और उसके साथ में ये क्या बताता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुणधर्म क्या है, उसके बारे में भी वीबीटी यहाँ पे हमें बताता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट, मेन पॉइंट है वैलेंस बैंड थ्योरी का। ठीक है, आपको इसको इसी तरह से लिखना है कि वैलेंस बैंड थ्योरी बताती है किसके बारे में? मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें प्रेजेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, बंध के प्रकारों के बारे में, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में वीबीटी हमें बताती है। ठीक है, ये हमारा हुआ क्या? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है वीबीटी का कि जो आपका मेटल है,
ठीक है, मेटल किससे घिरा हुआ होता है? लिगेंड से घिरा होता है, क्योंकि मेटल हमेशा क्या करता है, मेटल के पास, धातु के पास जितने भी खाली कक्षक होते हैं, जितने भी खाली डी कक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं और संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी संकरित कक्षक है जो कि खाली कक्षक थे, उनमें उतने ही नंबर के लिगेंड आकर इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनता है कि जैसे एक मेटल है, मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि उसके पास, मेटल के पास कितने खाली डी कक्षक, एस कक्षक या पी कक्षक है, यानी कितने खाली ऑर्बिटल्स हैं, कितने खाली कक्षक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, धातु लेते हैं, मेटल लेते हैं, तो मेटल के ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसमें ही वो क्या होता है, इसमें ये स्टेबल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। और इसके साथ क्या होता है, लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं। और कितने लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं, जितने इस मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, खाली कक्षक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीबीटी क्या बताता है कि जो आपका ये जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, इसको सेंट्रल मेटल या केंद्रीय धातु क्यों बोला, क्योंकि ये जो मेटल है ये इन एन लिगेंड के द्वारा घिरा हुआ होता है। किस तरह से, इस तरह से इन एन लिगेंड से घिरा हुआ होता है। तो ये वीबीटी हमें सेकेंड पॉइंट में क्या बताती है, ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बताता है, केंद्रीय धातु परमाणु का उपसहसंयोजन, केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एलिमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बताता है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है या जो मेटल है उसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो उपसहसंयोजन संख्या हमें किससे पता चलेगी, कि जो जितने भी इन धातु परमाणु के पास खाली ऑर्बिटल्स है उतने ही उसकी क्या होगी, उपसहसंयोजन संख्या होगी। ठीक है, अगर मान लो किसी भी मेटल के पास में 3 कक्षक खाली है, ठीक है, मान लो किसी भी मेटल के पास में 3 कक्षक खाली है, तो वो 3 कक्षक जो है वो आपस में संकरण करके, हाइब्रिडाइजेशन करके 3 हाइब्रिड कक्षक बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं ये क्या है, ये उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, कि इतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे थ्रू लिगेंड। लिगेंड उतने ही नंबर में आएंगे जितने खाली कक्षक उस केंद्रीय धातु के पास होंगे। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु की जो सहसंयोजन संख्या है, उप सहसंयोजन संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होता है, कि जितने उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, वही उसकी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। और उतने ही अमाउंट में आके आपके यहाँ पर लिगेंड उसके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल या रिक्त कक्षक, जितने रिक्त कक्षक हैं उतनी ही उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ये आपका क्या है, सेकेंड पॉइंट है वैलेंस बैंड थ्योरी का। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर ये सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स हम यूज करते हैं तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है वो किस तरह से काम में आएंगे। एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, जितने भी रिक्त कक्षक हैं वो चाहे डी के हो, चाहे एस के हो, चाहे पी के हो, ठीक है, वो सारे आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिड करके उतने ही नंबर के आपके हाइब्रिडाइजेशन करके उतने ही नंबर के यहाँ पे क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके अंदर क्या होता है, आपके बाहर से लिगेंड आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे।
तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि जब ये बॉन्डिंग होती है मेटल और लिगेंड की एम्प्टी ऑर्बिटल्स के और लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के बीच में, तो यहाँ पर धातु आयन के साथ में ज्योमेट्री या ज्यामिति किस तरह की बनती है। तो थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है, ज्यामिति या फिर जियोमेट्री, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री या ज्यामिति किस तरह की होगी। तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 कक्षक खाली है मेटल के, ठीक है। अगर मेटल के 6 कक्षक खाली है तो वो 6 कक्षक क्या करते हैं, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, आपस में संकरण करते हैं। तो मान लो अगर उनका संकरण D2sp3 है, यानी यहाँ पर मेटल के पास एक S 3 P और 2 D के ऑर्बिटल्स खाली है, तो ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके कौन सा संकरण करते हैं, D2sp3 संकरण करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मेटल है उसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी, वो भी इतने ही नंबर की होगी, क्योंकि हमने बताया था ऊपर ये कि उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वही आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके हाइब्रिड कक्षक बनाते हैं, वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है। तो D2sp3 है, मतलब 3 और 3 6 ऑर्बिटल्स खाली है, तो यहाँ पर इसकी उपसहसंयोजक संख्या मेटल की कितनी होगी, 6 होगी। अगर यहाँ पर उपसहसंयोजक संख्या 6 होती है तो इसकी ज्यामिति जो है वो क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। इसकी ज्यामिति कौन सी होती है, ओक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय या ओक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, इसकी जगह क्या हो, sp3d2, इनमें डिफरेंस क्या है, आपको हाइब्रिडाइजेशन को एक बार देखना पड़ेगा। डिफरेंस क्या है कि अगर अंदर वाले कक्षक का d ऑर्बिटल खाली है तो D2sp3 होगा, अगर आपका वैलेंस शेल वाला d ऑर्बिटल खाली है तो वह sp3d2 होगा, लेकिन दोनों के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा और दोनों के अंदर ज्योमेट्री आपकी ओक्टाहेड्रल ही होगी, अष्टफलकीय ही होगी। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे sp3d2 का जो एग्जाम्पल है वो होता है आयरन का FeF6 माइनस सी। ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, बाहर के डी कक्षक जो है आयरन के वो फ्री होते हैं, ना कि अंदर के, ठीक है। तो ये sp3d2 देता है, लेकिन स्ट्रक्चर इसकी भी क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। और अगर हम यहाँ पे साइनाइड ले लें आयरन के साथ CN6, ठीक है, तो अगर हम ये लेते हैं तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है या फिर आयरन के जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, D2sp3 होते हैं, यानी अंदर वाला डी कक्षक खाली होता है। D2sp3 होता है तो इसकी उपसर्जन संख्या भी क्या होती है, 6 होती है, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। ये चीज आपने सेकेंड ईयर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़े थे उसके अंदर आ गई थी कि इसके अंदर बाहर वाले डी कक्षक क्यों खाली है, इसके अंदर वाले डी कक्षक क्यों खाली है, ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया था। हमें अभी क्या पढ़ना है, इसके अंदर आगे का पोर्शन की बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, सॉरी थर्ड पॉइंट था वीबीटी का, कि ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री है वो किस तरह की होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है, संकरण जो है वो क्या हो, मेटल के पास अगर 4 ऑर्बिटल खाली हो, ठीक है, यानी उपसहसंयोजन संख्या की संख्या जो है वो 4 हो, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी बनती है, स्क्वायर प्लेनर बनती है, वर्गाकार समतलीय बनती है, वर्गाकार समतलीय या स्क्वायर प्लेनर बनती है, ये स्ट्रक्चर बनती है। और इसी में ही अगर ये 4 कक्षक ही खाली है लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो ये हमेशा क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर sp संकरण है तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी संरचना जो होगी वो क्या होती है, लीनियर या रेखीय होती है। ये थर्ड पॉइंट है बीबीटी का, वैलेंस बैंड थ्योरी का, जो ये बताता है कि ज्योमेट्री जो है
मेटल कॉम्प्लेक्स की वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, बाकी के इसके पॉइंट्स हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।